कंफर्म मीसा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं? है दादा। हो गया? ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंटली हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट में है, जैसे कि रिसीवेबल मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, कैश बजट हाल फिलहाल में ख़त्म किए, कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को मैंने कैश बजट से, जहाँ कुछ सवाल है आप लोगों का। मौसमी आज नहीं है, मौसमी का काफ़ी सवाल था, तो उसको लेके भी मैं चर्चा करूँगा। बट जो रिसीवेबल मैनेजमेंट जो बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में, क्योंकि क्यों बहुत वाइटल है, जो अपना डेटर्स को मैनेज नहीं कर पाया वो बिजनेस कैसे कर पाएगा। कल के क्लास में, येस्टरडे वाला क्लास में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना सर? जैसे येस बैंक के बारे में बात किया था आप लोगों से, या फिर बिग बाजार के बारे में बात किया था, फ्यूचर रिटर्न। क्यों? क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाते हैं ना, जैसे येस बैंक का क्या प्रॉब्लम था, ऐसे लोगों को लोन दे दिया था जिसको लोन नहीं देना चाहिए था, और जिनको लोन नहीं दिया था शायद उनको लोन देना चाहिए था। हाँ सर, मतलब जिनको आपको लगा कि ये शायद आपका पैसा नहीं मारेगा, वही आपका पैसा मार के चला गया, सिंपल। और जिनको लगा कि ये पैसा मार सकता है या फिर ये पेमेंट नहीं कर सकता, वो आपको पेमेंट कर दिया। इसको लेके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। आप लोग मोहम्मद यूनुस खान के बारे में सुने हो? यूनुस खान, हाँ, या यूनिस खान, एक सेकेंड रुको देखते हैं। यूनुस खान ही है मोस्ट प्रॉब्ली, बांग्लादेश का नोबेल लॉरेट। यूनुस खान है कि मोहम्मद यूनुस? यस, बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर, मोहम्मद यूनुस के नाम से जाना जाता है सर। खान तो लिखते नहीं है ये, मोहम्मद यूनुस लिखते हैं, सॉरी सर, नॉट खान, मोहम्मद यूनुस ही लिखते हैं। काफ़ी एज हो गया इनका, तो मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, उसके बाद मैं आप लोगों को रिसीवेबल मैनेजमेंट में आगे लेके जाता हूँ। देखो सर, मोहम्मद यूनुस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये नोबेल लॉरेट है, क्या आपको स्क्रीन शेयर है सर? है दादा। ये नोबेल लॉरेट है, और इनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मिला था, ठीक है। करेंटली 81 ईयर्स ऑफ एज है, और इनको जो नोबेल मिला था, वो नोबेल मिलने के पीछे का कहानी क्या जानते हो सर? हाँ, मैं इसे ही इसको फाइनेंस में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो वजह है ना सर। The Bangladeshi social entrepreneur, banker, economist, and civil society leader was awarded the Nobel Peace Prize for founding the Grameen Bank and pioneering the concept of microcredit and microfinance. Microcredit and microfinance. आजकल बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी मार्केट में आया है ना सर? जैसे बंधन माइक्रो फाइनेंस, उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस, हाँ, रिसेंटली और भी कुछ फाइनेंस कंपनी लिस्टेड हुआ है, रिसेंट ट्रेंड में स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हुआ है। These loans are given to entrepreneur to poor to qualify and traditional bank loans. गरीबों को लोन दिया जा रहा है। इनका मानना है कि जिसे आप लोन देना नहीं चाहते, जिसे आप लोन देना नहीं चाहते, उसे ही आपको एक्चुअली लोन देना चाहिए, और जिसे आप लोन देने के लिए पागल होते हो, उसे एक्चुअली लोन नहीं देना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन इनको नोबेल मिला है, ठीक है। आपको सुनने में शायद थोड़ा सा अजब लगता होगा, थोड़ा ताज्जुब फील होता होगा, बट सीरियसली ये बात इन्होंने कहाँ पर आके कहा था जानते हो? 2016 अराउंड, मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे जितना याद आ रहा है 16 अराउंड, ये इनको इनवाइट किया गया था IIM कोलकाता से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में इनको इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने IIM में आके ये वाला बात सबको बताया था, और वहाँ पर बैठे थे सर इंडिया का टॉप लेवल ऑफ बैंकर्स, इंडिया का टॉप लेवल बैंकर्स वहाँ पर थे सर, सारे के सारे, सभी के सामने इन्होंने बोला था कि बैंकिंग सिस्टम में क्या गड़बड़ है, क्यों बड़ा से बड़ा बैंक फेलियर हो जाते हैं, पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्रॉफिट करके निकल रहा है। बांग्लादेश का ये जो ग्रामीण बैंक है, ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस काम किया है सर, ठीक है, बहुत फेमस काम किया, इतना अच्छा काम किया कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। और गरीब लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्या है, जो पुअर होता है ना, ये कभी भी ना अपना एक चीज नहीं भूलता, दैट इज कि भाई मुझे जो मेरे टाइम पे देखा है ना, मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं।
रिच का क्या है वो थोड़ा सा खो जाते हैं, थोड़ा ग्रेडी हो जाते हैं। बट ये गरीब लोगों का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे से समझा, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप गरीब को देखते हो ना तो गरीब आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने भी सोचा समझा, और तभी जाके आज जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इंडिया वाइड इतना फेमस हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से इसका बहुत बड़ा काम है। इवन जो बंधन माइक्रो फाइनेंस जो इंडिया में है सर, ये बंधन माइक्रो फाइनेंस का जो ओनर है ना चंद्रशेखर घोष, ये भी मोहम्मद यूनुस के साथ काम किया है। ठीक है, ये देखो ये आया था सर IIM कोलकाता में, IIM कोलकाता में आके इन्होंने काफी सारा शेयर किया था ये सब बातें, मुझे वो सेशन अभी भी याद है, मैं यूट्यूब में देखा था। ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने IIM कोलकाता में आके, ये देखो क्या बोल रहे हैं, बिजनेस शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस को हमेशा किस में फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करना चाहिए। बिजनेस अगर प्रॉफिट की तरफ नजर देता है ना तो बिजनेस गड़बड़ कर देता है ना सर, मजे की बात। हाँ, ये जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप में भी यही प्रॉब्लम है, मतलब नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस, ये रिसीवेबल मैनेजमेंट या डेटा मैनेजमेंट में भी यही बात है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में जाना चाहिए, ना कि आपको हमेशा बिजनेस में किसको लोन देने से प्रॉफिट होगा, किसको क्रेडिट में पैसा देने से अच्छा रहेगा, नहीं, ये आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए। मेन फोकस आपको होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, रियल लाइफ इश्यूज देखो, जो इशू सॉल्व करके एक्चुअली कुछ बेनिफिट होता है सोसाइटी को, और जिसको बेनिफिट होता है ना, जो सच्चा होगा ना वो बेनिफिट लेगा और उसका रिपे भी करेगा। बट ऐसे लोगों को लोन नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को क्रेडिट नहीं देना चाहिए जो लोग उसका मतलब ही नहीं समझता है। तो कभी हो सके तो मोहम्मद यूनुस का किताब वगैरह भी है, हो सके तो खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का कुछ अच्छा अच्छा किताब है सर, मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का बुक्स, ऐसे आई नो रोशनी किताब की बहुत शौकीन है, तो रोशनी अभी शायद 2 दिन बाद परचेस ही कर लेगा। यस सर, सोशल बिजनेस, ये देखो ये बहुत फेमस किताब है, सोशल बिजनेस, बिल्डिंग सोशल बिजनेस, अ न्यू काइंड ऑफ कैपिटलिज्म दैट सर्व्स ह्यूमैनिटी मोस्ट प्रेसिंग। काफी अच्छे अच्छे किताब है इनका, अगर हो सके, क्योंकि इनका सोच बहुत गजब है, इसीलिए इनका किताब, मैंने कुछ किताब अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हाँ इनके बारे में मैं बहुत सारा सुना हूँ, और इनको बहुत दिनों से मैं सुनता हूँ, ये जो भी इश्यूज के बारे में बात करते हैं मैं उनको ख्याल करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ओके, तो चलो सर अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट दिन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट कहाँ चला गया सर? ओके, देखो सर, देखो रिसीवेबल मैनेजमेंट में वी विल फॉलो दी सेल्स अप्रोच। कल हम लोगों ने कॉस्ट अप्रोच के बारे में बात किया था, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेल्स अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग होता है सर रिसीवेबल मैनेजमेंट में, और सेल्स अप्रोच में भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बातें उठाए, और उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 1 2 3 4 5 करके कुछ 5 सेक्शंस के बारे में लिखाया है ना सर, सेक्शन 1 2 3 4 5 करके। उसमें मैंने आपको बोला कि क्रेडिट इवेल्युएशंस के बारे में बात करना है, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस के बारे में बात करना है, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स के बारे में बात करना है, फाइनेंसिंग डेटर के बारे में बात करना है, एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिसीवेबल्स के बारे में बात करना है। दीज टॉपिक्स आर बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही टॉपिक है। ठीक है, जो कैश बजट एंड उसको कंट्रोल करना, कैश बजट में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको किस तरह से सही किया जा सकता है, यही सब बातें ये आपको सिखाते हैं। चलो सर हेडिंग करना सेक्शन 1। सर समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है? लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन। ओके सर, तो सेक्शन 1 में होमवर्क सॉल्व करूंगा सर, लेकिन थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्रेडिट इवेल्युएशन हेडिंग कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है क्रेडिट इवेल्युएशन, मजा आएगा आपको ये सीख के। मतलब ये क्रेडिट किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, जो मोहम्मद यूनुस की भाषा में मैं आपको अभी 2 मिनट पहले थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा था। एवरी फर्म which sells goods on credit, जो भी बिजनेस क्रेडिट में गुड सेल करता है सर, जो भी बिजनेस क्रेडिट में गुड सेल्स करता है, should
have a classification system, should have a classification system. अब ध्यान से सुनो, कहता है सर ये सिस्टम which classifies a customer into a potential good और पोटेंशियल बैड, पोटेंशियल गुड और पोटेंशियल बैड. जैसे कि येस बैंक ने जो गलती किया था सर, येस बैंक ने पोटेंशियल गुड और पोटेंशियल बैड के अंदर फर्क नहीं कर पाया. ठीक है, ऐसे नॉट जस्ट येस बैंक, जब भी कोई बिजनेस में फेलिडिटी आया है उसका यही प्रॉब्लम हुआ है सर, वो डेटर मैनेज नहीं कर पाया और पोटेंशियल गुड और पोटेंशियल बैड में फर्क नहीं कर पाया. इसमें से येस बैंक एक रिसेंट एग्जांपल है आपके सामने. सच ए सिस्टम is generally based on the following three C's. अब क्या है ये 3 C's? I will discuss sir. लिखो तो 3 C's. What is this 3 C's? Wait सर, लिखो सर 3 C's of credit analysis. 3 C's of credit analysis बहुत काम आने वाला है सर, जो भी सीखा काम आनेगा, काम बहुत आएगा. फर्स्ट, पहला सी है सर कैरेक्टर. पहला सी क्या है? कैरेक्टर सर, कैरेक्टर. सेकेंड सी कैपेसिटी एंड थर्ड सी क्या होगा बोलो? कैपिटल. ओके, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल. कैरेक्टर क्या बताएगा सर? फाइनेंस में कैरेक्टर क्या काम करता है सर? विलिंगनेस टू पे. क्या किसी को पेमेंट करने का इच्छा है या फिर पैसा मारने का ही इच्छा है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को 35,000 करोड़ का लोन दे दिया था. वो एक एमपी भी थे और एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी थे उस टाइम का. तो विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस को 35,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर दिया गया था. लेकिन सर मुझे लगता है उनको शायद पे करने का इरादा ही नहीं था, मुझे ऐसा लगता है. तो विलिंगनेस टू पे, ऐसे जो लोग क्रिटिकल एनालिसिस किया है शायद उनको ज़्यादा पता होगा, बट ये केस हम लोगों ने देखा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी. हाँ सर, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है ना? बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक, किसका घोटाला था 11,500 करोड़ का? पंजाब नेशनल, पीएनबी का. वेरी गुड सर, पीएनबी का केस था. एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे. जैसे वीडियोकॉन का आईसीआईसीआई के थ्रू से वीडियोकॉन को चंदा कोचर ने अपने हस्बैंड को सुविधा कर दिया था, बिकॉज वो वीडियोकॉन का शेयर होल्डर था. इसमें भी करीब करीब कुछ 3,500 करोड़ के आसपास का खेल था. 3,500 करोड़ बिकॉज विजय आपका दीपक कोचर, यस, चंदा कोचर जी का हस्बैंड वो वीडियोकॉन में शेयर होल्डर है. तो उनके थ्रू से, क्योंकि चंदा कोचर जी आईसीआईसीआई बैंक के हेड है, तो उन्होंने उनको सुविधा कर दिया था. चंदा कोचर जी को जेल में भी रहना पड़ा, अभी बेल में है सर, जेल में रहना पड़ा, अभी बेल में है. ठीक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग सर. हाँ, मतलब ये तो फ्रॉड हो रहा था, मतलब आपको पता चल रहा था कैरेक्टर सही नहीं है फिर भी आपने लोन दे दिया. हाँ, बात समझ में आ रहा है सर? आपको समझ आ रहा था कि कैरेक्टर सही नहीं है? कैरेक्टर सही होने के पीछे जो जो रीजंस होता है ना, सब समझ में आ जाता है बैंकर को, जो बैंक में मैनेजर होते हैं जो. और ये तो एमडी है सर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन है. कैपेसिटी, एबिलिटी टू पे, क्या पेमेंट करने का एबिलिटी है? अनदर बिग पॉइंट. आप जिसको लोन दे रहे हो, आप जिसको क्रेडिट दे रहे हो, क्या वो आपको रीपे करेगा? क्या एबिलिटी है उसको? एंड थर्ड थिंग सर, कैपिटल. दैट इज हाउ मच ओन फंड
मतलब खुद के पास कितना पैसा है, दैट इज इक्विटी फंड्स आर प्रेजेंट। सिंपल बात है सर, इक्विटी फंड कितना है उनके पास, इक्विटी फंड आर प्रेजेंट, कितना इक्विटी फंड है उनका, ये आपको जानना बहुत जरूरी है सर। आप जिसको भी लोन प्रोवाइड कर रहे हो उनका खुद का फंड क्या है, उसके हिसाब से आप उनको लोन दो। उनका बिजनेस का क्या कंडीशंस है, उसके हिसाब से आप लोन प्रोवाइड करो, है ना। तो 3 C's, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल। रिसीवेबल मैनेजमेंट का जान है सर, क्रेडिट इवैल्यूएशन। पैरा चेंज करके लिखिएगा सर। द एफिशिएंसी of a classification system is judged by looking at the number of type 1 and type 2। आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स देखना है ना। ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स होता क्या है, बिग सवाल आपके सामने। व्हाट इज दिस टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज दिस टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। ओके तो चलो सर बात करते हैं आगे इसके बारे में। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। सर लिखो पोटेंशियल, क्या लिखोगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल गुड एंड पोटेंशियल बैड। ओके एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। गुड्स को डिनोट करो G से एंड बैड को डिनोट करो B से। पोटेंशियल G एंड पोटेंशियल B, एक्चुअल, ऊपर में लिखो एक्चुअल। यहां पर एक करो G, यहां पर भी करो B। पोटेंशियल G में एक राइट देना और B में लिखना सर टाइप 1। एंड पोटेंशियल B में टाइप 2 और यहां पर कर देना राइट। मतलब बात कुछ समझ में आ रहा है सर। एक्चुअल में जो गुड है आप उसको बैड समझा और जो बैड है आप उसको गुड समझा। आपको मैट्रिक्स समझ में आ रहा है सर। हाँ सर, जो गुड है आप उसको टाइप 1 एरर कर दिए, आप उसको सही समझ लिए, और जो बैड है उसको आप गुड समझ लिए। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब यहां पर मैं आपको लिखाता हूं सर। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या है। A bad customer classified as good। एक बैड कस्टमर को आप गुड से डिनोट कर दिए तो क्या हो जाएगा, द फर्म लॉसेस द एंटायर सेल्स अमाउंट। एक गलत कस्टमर को आप सही समझे तो ये टाइप 1 एरर है। बैड कस्टमर को सही समझ लिया आपने, आपका जो सेल है वो पूरा का पूरा सेल आपका लॉस में बदल जाएगा। And there is another type of error that is called type 2 error। Now what will happen in type 2 error? A good customer is classified as bad। एक सही कस्टमर्स को आपने बैड समझ लिया, क्या हो जाएगा सर। हाँ सर क्या हो जाएगा, फर्म लॉसेस द प्रॉफिट। फर्म को जो प्रॉफिट होने वाला था
वो पूरा प्रॉफिट उसका मिस हो जाएगा। दैट कुड हैव बीन अर्न्ड, जो वो अर्न कर सकता था वो अर्निंग उसका मिस हो गया। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, है दादा। ओके सर। ज्योति, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, एक्चुअली मोहम्मद यूनुस का ही कहना था। मोहम्मद यूनुस बड़े बड़े बैंकों को यही बता रहा था कि बड़ा बैंक का क्या प्रॉब्लम है। बड़ा बैंक का जो प्रॉब्लम है, बड़ा बैंक का यही प्रॉब्लम है कि वो, ये देखो, ये बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है। बिग बैंक का ये प्रॉब्लम है कि वो हमेशा सोचते हैं कि जब तक मुझे बिग एरिया, मतलब मैं बड़ा कस्टमर्स, मतलब रिच कस्टमर्स को लोन ना दूं, शायद मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने ये सोच बदल दिया कि इट्स नॉट अबाउट बिग बैंक, इट्स नॉट अबाउट बिग कस्टमर, इट्स अबाउट लॉयल कस्टमर, गुड और बैड कस्टमर। अगर आप गरीब हो या बड़ा आदमी, अगर आप गुड और बैड में फर्क कर पाए, प्योर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बात करके समझ में आता है, ठीक है। अगर आप समझ जाते हो ये कॉन्सेप्ट, तो शायद आप ये भी समझ सकते हो कि क्या केस होता है, किस तरह से बैड और गुड को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसी पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस की फ्यूचर, ठीक है। कि आप आगे बढ़ोगे कि पीछे जाओगे, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। बहुत केस में लोग ना गुमराह हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते सही और गलत क्या है। इसलिए तभी गलत ज़्यादा होता है। मैंने जितना अपनी लाइफ से सोचा कि जब आप ग्रीडी होके कुछ काम करते हो ना, अगर आपको किसी चीज़ में बहुत लोभ हो जाता है, लोभ समझते हो ना, व्हेन यू आर ग्रीडी अबाउट एनीथिंग, आपसे गलती हो जाता है। बट अगर आप ग्रीडी ना होके काम करते हो ना, तो शायद नहीं, जेन्युइनली, अगर प्रॉफिट ना भी करो तो लॉस तो नहीं होगा सर। शायद प्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट कम हो, बट लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। और ग्रीडी में क्या है, आपको बहुत प्रॉफिट का आपके सामने लालच आता है कि ऐसा लगता है कि अभी पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, बट रियल में वो आपको ठग के चले जाते हैं, चीट हो जाते हो आप। सेक्शन 2, क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन। क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन ये किसके साथ होता है, क्या होता है? हियर वी कैलकुलेट the expected profit of granting, calculate the expected profit of granting credit to a customer, granting credit to a customer. Expected value of anything is given by, say for example, আগে ক্রেডিটের পর কি লিখেছো? to a customer, granting credit to a customer. Expected value of anything is given by, मान के चलते हैं कोई चीजों का वैल्यू है समेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ पी एक्स। एग्जाम्पल करो, समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। समेशन ऑफ पी एक्स, एग्जाम्पल के तौर पे X Limited is approached by a potential कस्टमर। X Limited ने एक पोटेंशियल कस्टमर को अप्रोच किया, ठीक है ज्योति, आप अपने बिजनेस के लिए भी सोच सकते हो। X Limited is approached by a potential customer, sales amount
60,000, 60,000 का सेल्स है, कॉस्ट अमाउंट है 50,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिसिट, मतलब आपको लॉस होगा, इसका चांस कितना है, मान के चलते हैं 10%। बात समझ में आ रहा है सर? आपने जो सेल किया 60,000 का, जिसका कॉस्ट है 50,000 का, 10,000 का प्रॉफिट है, डेफिसिट होगा, इसका चांस है 10%। सवाल है क्या क्रेडिट देना चाहिए? शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड? हाँ सर, क्या क्रेडिट देना चाहिए? बोलो सर, क्या क्रेडिट देना चाहिए? कैसे हिसाब लगाओगे? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो है दादा। ज्योति, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, सॉल्यूशंस के लिए एक आउटकम, एक प्रॉफिट, प्रॉफिट को एक से डिनोट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको P से डिनोट करते हैं, और समेशन ऑफ पी एक्स, दैट इज पी एक्स। हाँ, पी एक्स को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, फिर बाद में सम कर लेंगे। आउटकम क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी, कस्टमर पे करेगा, ही पेज, अगर वो पे कर दिया तो कितना प्रॉफिट कर लोगे? बोलो, अगर पे करेगा तो प्रॉफिट कितना करोगे? 10,000। बस, थैंक यू सर। नहीं पाने का मतलब, अगर आप प्रॉफिट करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 100%। 100% कहाँ रे पगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिसिट 10% है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो पढ़। 10%। 10% तेरा डेफिसिट है, तो फिर प्रॉफिट करने का चांसेस कितना है? 90%। थैंक यू सर। तो 90% को 0.9 कर सकते हैं, है ना? अच्छा, ही डिफॉल्ट्स। अच्छा, एक काम कर दो, इसको डेफिसिट ना करके इस लैंग्वेज को चेंज कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करो, ये सही है, ये सही रहेगा, डिफॉल्ट। ओके, डेफिसिट इज नॉट द राइट वर्ड, डिफॉल्ट कर दो, ही डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट करेगा तो प्रॉफिट कितना करोगे? अगर डिफॉल्ट करेगा तो कितना प्रॉफिट करोगे? कस्टमर अगर पेमेंट नहीं किया तो प्रॉफिट कितना? अरे बोलो सर, सोचते क्यों इतना, जो मन में आ रहा है बोलो। हाँ ज्योति, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो प्रॉफिट कितना करोगे? सर डिफॉल्ट किया तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? नेगेटिव प्रॉफिट होगा। अरे नेगेटिव प्रॉफिट तो हो सकता है ना। दादा यस प्रॉफिट नेगेटिव कितना? लॉस तो प्रॉफिट, प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब ही होता है लॉस, नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब ही होता है लॉस। पॉइंट टू बी नोटेड सर, आपको बात समझ में आया? अरे आप लोग इतना दिन से अकाउंट्स वगैरह कर रहे हो, आप लोग हमेशा जब प्रॉफिट और लॉस को करते हो, आप ऐसे करके नहीं लिखते प्रॉफिट, और जब आपको लॉस हो जाता है तब उसी प्रॉफिट को आप ब्रैकेट में दे देते हो, मतलब वो नेगेटिव अमाउंट है ना? तो यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट, ठीक है? आप 50,000 का लॉस कर दोगे, चलो ये स्ट्रेट बातें हैं, नेगेटिव प्रॉफिट घुमा के बोल दिया मैंने। अच्छा, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफॉल्ट करेगा कस्टमर? 10%। तो हम यहाँ पर 10% इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0.1,
ओके, अब मुझे बताओ कि px कितना हो गया, वो पे करेगा तो आपका 90% प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स मतलब प्रॉफिट इंटू प्रोबेबिलिटी कितना, 9000 ना, और वो डिफॉल्ट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 10%, तो 50,000 का 10% का चांसेस है, इसका मतलब नेगेटिव कितना हो जाएगा 5000, 50,000 का 10% मतलब 0.1, तो 5,000 नेगेटिव। तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, 4,000। अब बताओ सर, क्या उसको सेल करना चाहिए? हाँ सर, क्या उसको सेल करना चाहिए? Yes, sir. यस सर, वेरी गुड सर। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस, ठीक है। सिंस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पॉजिटिव है, क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड, क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। मजा आया कि नहीं? बोलो सर। ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस कितना क्रिएट होता है, बस आपको ये जो परसेंटेज है प्रोबेबिलिटी का, ये आपको कस्टमर टू कस्टमर थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस काम करेगा कि आप जो बिजनेस में बैठते हो उस बिजनेस में आपका कस्टमर्स कौन है, उनसे बात करके आपको क्या समझ में आता है। जैसे मैं अपना एक प्रोफेशन करता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन, मुझे पता चलता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली आपका भी अपना बिजनेस होगा, आपका प्रोफेशन में आप समझ सकते हो कि कौन पैसा देरी से देगा, कौन पैसा टाइम पे देगा, कौन पैसा लेट करके देगा, कौन देगा ही नहीं पैसा मार के चला जाएगा, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड सर, आप अपना चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज अगर आप प्रॉपरली यूज कर पाते हो ना, तो आपको बिजनेस से मतलब डिसीजंस लेने में कोई नहीं रोक सकता। ऐसे तो ये बहुत अच्छा बात हो गया। जब कोई बड़ा कंपनी क्रेडिट में पेमेंट करता है ना, क्रेडिट देता है आपको, तो वो भी आपको यही सब सोच के क्रेडिट देता है कि अगर ये क्रेडिट ले रहा है तो इसको पेमेंट करने का चांसेस कितना है। आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। सिबिल स्कोर क्या है सर? हाँ सर, ये सिबिल स्कोर के बारे में आप लोग सुनते हो, इससे पहले भी मेरे से सुने होंगे। अरे है ना। अब वो सिबिल स्कोर से क्या पता चलता है? सिबिल स्कोर से क्या पता चलता है? ये सिविल के साइट में जाके भी आप सिविल रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट टू बी ऑलवेज लोन रेडी, ठीक है। आप बात समझ सकते हो ना। तो सिविल स्कोर जो है, ये कहाँ गया, चेक योर सिविल स्कोर बजाज फाइनेंस में, civil.com में, ठीक है। आपका क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है, नॉर्मली 900 होता है, 700 इज अ स्टार्टिंग, ओके। 700 स्टार्टिंग है, 300 सबसे मिनिमम है, 900 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अगर किसी का 780, 700, 800 के आसपास होता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो लोन पाना थोड़ा आसान होता है। क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं सर, आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके वो समझ जाता है कि वो पैसा मारेगा नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपना डेटा मेंटेन करोगे ना। हाँ बोलो सर। বলছি কেউ যদি প্রথমবার লোন নিতে যায় তাহলে তো তার সিভিল স্কোর থাকবে না। ऑब्वियसली जब तुम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो ना, जब तुम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे देखो, अगर तुम एकदम न्यू न्यू कमर हो, तुम्हारा अगर जॉब है तो वो लोग जल्दी मान जाते हैं। अगर तुम सैलरीड पर्सन हो तो वो लोग थोड़ा सा खुश होते हैं, क्योंकि सैलरीड में क्रेडिट कार्ड देना थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, सैलरी अकाउंट को कनेक्ट कर देगा, और उसमें आपका जो कनेक्ट मतलब क्रेडिट का जो पेमेंट है उनको श्योरिटी हो जाते हैं, सैलरी आते ही मैं काट लूंगा पैसा, ठीक है। तो क्या कंपनी है, कैसा जॉब है, तो जॉब वालों के लिए थोड़ा जल्दी है, बट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो लोग थोड़ा सा सोचते हैं। बट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो लोग ना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, इनकम टैक्स डेटा चेक करते हैं, ठीक है। स्पेशली बैंक पासबुक देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन होता है इनका बैंक पासबुक से। तो 6 महीने का पासबुक देखेगा ना रिसेंट ट्रेंड में, तो वो समझ जाएगा किस इंसान का क्या सिस्टम होता है। अगर किसी का अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 750 ऑफ है तो उसको लोन देना सबसे आसान होता है, बट जो स्टार्ट करते हैं वो 700 में स्टार्ट करते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट तो करना होगा। तो सबसे आजकल एक कंपनी है सर HDB फाइनेंस बोल के, ये HDFC का ही एक कंज्यूमर लोन डिपार्टमेंट है। ये सबसे इजीली सबको देता है, सबसे इजी फर्स्ट टाइम क्रेडिट देने में ये लोग सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, HDB फाइनेंस। इसके बाद बजाज फाइनेंस वगैरह तो है ही, दूसरा बैंक तो है ही, ठीक है, बट सबसे अच्छा स्टार्टिंग लोन पाने में सबसे हेल्पफुल काम कर रहा है आजकल HDB फाइनेंस, जो HDFC का ही एक ब्रांच है। तो एक बार आप लोन लेके फिर अगर आप टाइम पे लोन रिपे करते हो, ये और 700 में नहीं रहेगा सर। आपका सपोज मानो एक 50,000 का लोन है, कंज्यूमर लोन ही ले सर, 50,000 का लोन अगर आप टाइम पे, जो भी आपका टाइम है, टाइम पे पेमेंट करोगे ना, आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली, अब जितना अमाउंट, ज्यादा अमाउंट का स्कोर, जितना ज्यादा अमाउंट का लोन होगा और टाइम पे पेमेंट होगा, आपका सिविल स्कोर और बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है सर? तो ये बैंक वाले यूज करते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट बैंक, इवन कंज्यूमर लोन देने के टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बाजार, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने के टाइम पे कोई भी शॉपिंग मॉल आजकल तो देता है ना, वो आपका सिविल स्कोर चेक करता है। तो ये सब प्रोसेस है कि वो पे करेगा, इसका कितना चांसेस है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस के तो ये नहीं मिलेगा ना। इननेट के साथ कस्टमर का डेटा देखो, कस्टमर्स के बारे में मार्केट से खबर करो। हाँ, आई होप इननेट के साथ शायद सिविल स्कोर नहीं चेक कर सकते, बट कम से कम आप उसके बारे में, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उनके बारे में कुछ खबर तो जरूर लोगे ना। एकदम अनजान किसी के साथ तो आप ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते ना, जिनके साथ करोड़ों का, लाखों का डील होगा। कुछ तो पता होगा आपको, कुछ तो पता होगा आपको, या कुछ तो पता करोगे हम। मतलब ऐसे अंधेरे में थोड़ी ना तीर चलाओगे साहब, अंधेरे में नहीं तीर चला सकते। क्लियर हो रहा है ना बात? बोलो साहब। है दादा। ठीक है, इसलिए ये सब सिस्टम पहले तो नहीं था। आजकल ये कंप्यूटराइज सिस्टम आने के बाद, IT कॉन्सेप्ट आने के बाद, ये सब स्कोर क्रिएट करना, ठीक है, डिजिटलाइज सिस्टम होने के बाद ये सब बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। मतलब बैंकिंग सिस्टम में रिवोल्यूशन आ गया है सर, ठीक है। बट पहले ये सब नहीं था, तब पासबुक चेक करना पड़ता था, मैनुअली देखना पड़ता था, तब जाके लोन होता था। आजकल ये सब कंपेरेटिवली पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, काफी बेहतर हुआ है। ओके, और एक एग्जांपल्स चलो सर करते हैं। ज्योति, बोलो ज्योति, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एग्जाम्पल 2 करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल एक सिस्टम बताता हूँ। मेरे मन में कुछ दिन से सवाल चल रहा है, ये भी आप घर पे सोचिएगा। आप लोग अगर ट्रेन का टिकट बुक करते हो या प्लेन का टिकट बुक करते हो, मैं नॉर्मली IRCTC के साइड में टिकट बुक करने के टाइम पे ये कुछ दिनों में देखा, कुछ दिन पहले कुछ रिलेटिव्स का टिकट बुक करा था IRCTC साइड में। ट्रेन बुकिंग के टाइम पे, नहीं IRCTC के साइड में नहीं, ये आपको IRCTC के साइड में या फिर किसी एजेंट साइट में होगा, ठीक है, इक्सिगो टाइप का कोई एजेंट साइट है। नाम सुने हो सर आप लोग इक्सिगो का? ये एक एजेंट ऐप है, नाम सुना है क्या आप लोग? हाँ। ओके, तो ये ऐप ऑफर कर रहा है कि अगर टिकट काटते हो, एक गजब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है सर, सुनो, कॉस्टिंग का। अगर आप टिकट ले रहे हो, तो टिकट लेने के बाद वो आपको पूछते हैं कि अगर सपोज मानो कि आज 8th ऑफ सितंबर, आज के डेट में टिकट काट रहे हो, जर्नी डेट है आपका से फॉर एग्जांपल 9th ऑफ अक्टूबर 2021 में, 1 मंथ लेटर, तो हो सकता है कि आपको उस टाइम पे जाना कैंसिल हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो टिकट कैंसिल का चार्जेस होता है ना सर, टिकट कैंसिल चार्जेस नॉर्मली 200 120 टका करके चार्जेस पड़ जाता है कम से कम पर टिकट में। तो ये लोग क्या ऑफर कर रहा है कि अगर आप उस टाइम पे फ्री कैंसिल चाहते हो, क्या चाहते हो सर? फ्री कैंसिलेशन, मतलब कैंसिल चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आज आपको 49 रुपीज या 50 रुपीज देना पड़ेगा पर टिकट कॉस्ट में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टिकट कैंसिल अगर बाई चांस फ्यूचर में करना पड़े, अगर आपका जर्नी नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया, तो टिकट कैंसिल चार्जेस कितना है? 120। लेकिन फ्यूचर में फ्री कैंसिल के लिए आज आपको 50 रुपीज देना पड़ रहा है पर टिकट में। तो क्या ये आपको बेनिफिट है या फिर ये आपके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है?
क्या आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया सर? अनदर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, क्या दिमाग लगाया सर? हाँ, कंपनी ने, किसी को ने दिमाग क्या लगाया? अगर आपका टिकट कैंसिल होता है फ्यूचर में, तो अगर आप आज 50 रुपीज एक्स्ट्रा देते हो तो टिकट काटने के टाइम, कैंसिल के टाइम पे आपको टिकट का चार्जेस नहीं लेगा, बट उसके लिए आज वो 50 रुपीज चार्ज करेगा। अरे बोलो सर, कुछ समझ में आ रहा है बिजनेस? हाँ रोशनी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोल। है प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट कैंसिलिंग। अब इसमें तो सवाल हो रहा है सर कि टिकट कैंसिल होगा, इसका चांसेस कितना है? मेरे हिसाब से टिकट कैंसिल होता है, इसका चांसेस है 10%। 90% चांसेस है टिकट ना कैंसिल होने का। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। जितना लोग जाने के लिए सोचता है, उसका 10% लोग की टिकट कैंसिल करता है ड्यू टू सम रीजन एट द एंड टाइम, लेकिन 90% लोग जाते हैं सर ट्रेन में। तो इक्सिको ने क्या दिमाग लगाया सर? अगर उसका लॉस होता है, अगर, लेकिन क्योंकि इक्सिको भी तो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। 120 का टिकट कैंसिल चार्ज है, कैंसिल चार्ज 120 में से वो 50 रुपीज कलेक्ट कर रहा है कहां से? कस्टमर से। तो 70 रुपीज पॉकेट से देना पड़ेगा, है ना सर? इक्सिको का फाइनेंस समझो, कॉस्टिंग 120 रुपया पर टिकट अगर कैंसिल चार्ज है, 50 रुपीज अगर वो अभी कलेक्ट कर लेता है तो बाद में वो 70 रुपीज अपने पॉकेट से दे रहा है। लेकिन ऐसा चांसेस कितने लोगों का है जो टिकट कैंसिल कर सकता है? ऐसा चांसेस है 10% लोगों का। लेकिन बाकी 90% लोगों में से जरूरी नहीं कि सभी कोई कैंसिलेशन, फ्री कैंसिलेशन चार्जेस भरे 50 का। मैं मान के चलता हूं कि अगर 30% लोग भी, अगर 30% लोग, 90% में से 30% भी टिकट कैंसिल चार्जेस भरता है, फ्री मतलब फ्री कैंसिल चार्जेस जो 50 रुपीज भरता है, तो भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है ना सर? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में नहीं आया? कंपनी अपना बिजनेस कैसे समझा देखो सर, टिकट कैंसिल के बेसिस पे उन्होंने बिजनेस करना चालू कर दिया। 50 टका आपसे ले रहा है, अगर फ्यूचर में टिकट कैंसिल होता है तो 70 रुपीज वो पॉकेट से भरेगा। चांस ले रहा है, प्रोबेबिलिटी। मैं बोल रहा हूं सर 10% चांस है टिकट कैंसिल होने का, लेकिन 90% चांसेस है टिकट कैंसिल ना होने का। ऐसे लोगों का संख्या 30% है। तो अगर 30% लोगों से वो 50 टका करके ले रहा है, तो 30% में से 10% यहाँ पर अगर चला जाता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट। कुछ नहीं समझे क्या? एक बार बोलो दादा। नहीं समझ में आया? ज्योति को भी समझ में नहीं आया? हाँ ज्योति, वो क्लास से नहीं दादा। ज्योति आउट ऑफ क्लास हो गया। ओके, टिकट का कॉस्ट देख। सपोज मान कि टिकट का कॉस्ट है, तूने टिकट काटा रोशनी 600 का, ठीक है। अगर तेरा जर्नी पोस्टपोन हो जाता है, तो ऐप तेरे को बता रहा है कि 600 का टिकट है, अगर बाई चांस जर्नी पोस्टपोन हो जाता है तो टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, है ना? है तो टिकट कैंसिल का चार्जेस है 120। टिकट कैंसिल का चार्जेस है 120 एंड मूवमेंट में। तो आपका 600 का टिकट तो अभी लग ही रहा है, प्लस 120 का टिकट का चार्जेस आपका लग जाएगा कैंसिल के टाइम पे। तो टोटल आपका कितना, मतलब उसमें बाकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन इसी को क्या बोल रहा है, मतलब एजेंट ऐप क्या बताता है? एजेंट ऐप बोल रहा है कि अगर आप टिकट कैंसिल चार्जेस जो 120 पर टिकट में है, इसको अगर आप फ्री चार्ज करना चाहते हो, फ्री कैंसिल वो नाम दे रहा है, उसके लिए आज आपसे 50 टका करके ज्यादा लेगा। मतलब आपका जो टिकट का कॉस्ट है 600 का, ये 50 टका ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझा? हाँ रोशनी, বুঝতে পেরেছিস? है है तो एटाई আমি বলছি कि ये जो 50 रुपीज करके जो ज्यादा ले रहा है, ये जो 50 रुपीज करके वो आपसे ज्यादा लेने का बोल रहा है, ये ऑफर है आपके लिए। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कितना है कि आप टिकट कैंसिल करोगे।
क्या लगता है तुझे, तू ही बोल। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसिल 10%। कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन 10%, तो जर्नी होगा ऐसा चांसेस है 90%। तो 90% जर्नी होगा, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि 90% लोगों में से 30% लोग कुछ ऐसा है, 30% जो शायद 50 रुपीज पे किया है, उन्हीं में से कुछ लोग 10% में चला गया। तो अगर कंपनी ये जो स्कीम निकाला है, इसमें भी कंपनी को 20% का फायदा, मतलब 10% का कॉस्ट पॉकेट से जाएगा, बट बाकी 20% से जो उन्हें 30% से जो कमाया था वो इनकम उसका ऐड हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा, है ना? यही बात बोल रहा हूँ। किसको कहते हैं स्कीम, फाइनेंशियल स्कीम सर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कि बिजनेस को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बस आपको बिजनेस करना आना चाहिए। टिकट बुक करके इतना प्रॉफिट नहीं करता है कंपनी जितना कैंसिलेशन चार्जेस में डर दिखा के कमा लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देख होमवर्क के तौर पे, घर में ट्राई करना। हाँ? A customer approaches firm for credit purchase with a possibility of repeat order, possibility of repeat order provided he pays in first order। पहले ध्यान से समझ, फिर मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑर्डर सेल कितने का है? 1 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट है 60% का, फिक्स कॉस्ट है 15% का। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 18% का। रिपीट ऑर्डर मतलब वो फिर से आपको रिपीट करेगा ऑर्डर, सेल्स 3 times फर्स्ट ऑर्डर, and probability of default again, probable default इसका चांसेस है 12% का, प्रोबेबल डिफॉल्ट का चांसेस है 12% का। ठीक है, सवाल यही है, क्या क्रेडिट देगा? क्या आपको क्रेडिट देना चाहिए? शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड? रोशनी, समझ में आया? क्या क्रेडिट देना चाहिए, ये रहा सवाल। अब इसका जवाब भी आपको मैं बताता हूँ। चलो होमवर्क नहीं, इसको क्लास वर्क ही कर लो, या ट्राई करेगा घर में? अरे ट्राई कर भी बाड़ी थे। ठीक है, तो तेरे बाड़ी पे ट्राई कर। हाँ, इसको घर में ट्राई करो। ओके, अच्छा, और एक पॉइंट है सर, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। ज़्यादा लोग है भी नहीं, मैं ज़्यादा पॉइंट कराऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 3 पॉइंट भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा करूंगा, दैट इज क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा करूंगा। ठीक है,
तो ये होमवर्क ट्राई करना, और ये क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स क्या है ये भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करता हूँ। ठीक है रोशनी, फिर कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगा, और कैश बजट का होमवर्क मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। दो अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे मौसमी ने भी पूछा था, सर होमवर्क बता दो, तो मैं वो भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। ठीक है, ओके रोशनी, ठीक আছে দাদা। ओके तो फिर आज मैं इतना ही रखता हूँ। হ্যাঁ দাদা, গুড নাইট। ওকে, তোর কি শরীরটা ভালো নয় নাকি রে? হ্যাঁ, ওই অ্যালার্জি।